दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी रात का सामना किया है जब हर परछाई एक भूतिया रूप धारण कर लेती है? राजस्थान के घने जंगल के बीच एक बस अपने अंतिम सफर पर थी। रात के 9 बज चुके थे और हमारी बस अंधेरे को चीरते हुए बीकानेर से नागौर की ओर बढ़ रही थी। मैं देवेश कंडक्टर की सीट पर बैठा हुआ था और ड्राइवर रवि के साथ उस अजीबोगरीब सफर का गवाह बन रहा था। बस में केवल 4-5 यात्री ही बचे थे। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में एक सफेद साया प्रकट हुआ जो हमारी बस के रास्ते में खड़ा था। उस साये की एक झलक ने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। क्या वह वास्तव में कोई भूत था या हमारी आंखों का धोखा? आगे क्या हुआ, जानने के लिए देखिए हमारी इस दिल दहला देने वाली कहानी को। यह सफर आपको नींद से जगा देगा और आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए तैयार हो जाइए एक रोमांचक और डरावने सफर के लिए। रात के 9 बज चुके थे। राजस्थान के सुनसान हाईवे पर हमारी बस एक अकेले सांप की तरह सरक रही थी। चारों तरफ घना जंगल था, पेड़ों की काली परछाइयां दूर तक फैली हुई थी। बस की हेडलाइट्स उन परछाइयों को चीरकर रास्ता बना रही थी। मैं देवेश कंडक्टर की सीट पर बैठा हुआ थकावट से जूझ रहा था। यह रात का आखिरी फेरा था, बीकानेर से नागौर। यात्री तो ज्यादातर पहले ही उतर चुके थे। अब बस में सिर्फ 4-5 लोग बचे थे। तभी अचानक बस के आगे एक अनजान आकृति खड़ी हो गई। हेडलाइट्स में एक सफेद साया दिखाई दिया। शायद महिला थी। वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, हाथ फैलाए हुए जैसे लिफ्ट मांग रही हो। यह जंगल का इलाका था, लिफ्ट मांगना तो बेवकूफी थी। फिर भी एक अजीब सी सिहरन मेरी रीढ़ के नीचे दौड़ गई। मैंने ड्राइवर रवि को आवाज लगाई, रवि भाई आगे कोई खड़ा है? रवि ने तुरंत ब्रेक लगा दिया। बस तेज आवाज करते हुए रुकी। हम दोनों सामने देखने लगे। महिला गायब हो चुकी थी, जैसे हवा में विलीन हो गई हो। क्या हुआ देवेश? रवि ने पूछा। उसकी आवाज में परेशानी थी। कुछ नहीं, मैंने झूठ बोला, शायद कोई जानवर रहा होगा। लेकिन मुझे पता था कि वह कोई जानवर नहीं था। वह सफेद साया, उसकी आंखें। हेडलाइट्स में भी वो अंधेरे में डूबी हुई थी। एक अजीब सी ठंड मेरे पूरे बदन में फैल गई। हमने फिर बस आगे बढ़ाई, मगर माहौल बदल चुका था। एक सन्नाटा छा गया। हवा में भी हलचल नहीं थी। पेड़ों की काली परछाइयां अब और भी ज्यादा भयावह लगने लगी थी। हर छोटी सी आहट मुझे चौंका देती थी। कुछ देर बाद एक यात्री ने पीछे से आवाज लगाई, कंडक्टर साहब, बस इतनी धीमी क्यों चल रही है? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह बुजुर्ग दंपत्ति थे जो बीकानेर से सवार हुए थे। उनके अलावा बस में कोई नहीं था। बाकी सब तो पहले ही उतर चुके थे। अचानक मुझे याद आया कि मैंने टिकट चेक करते वक्त उन्हें कहीं और उतरने के लिए टिकट ले हुए देखा था। अरे, आप लोग अभी तक यही हैं? मैंने हैरानी से पूछा। कहां उतरे हम? बुजुर्ग औरत ने कहा, आपने तो हमें नागौर तक का टिकट दिया था ना? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने टिकट चेक करने का डिब्बा खोला। वह खाली था। उनके टिकट गायब हो चुके थे। आप हमें किसी अनजान जगह पर तो नहीं ले जा रहे हैं बेटा? बुजुर्ग आदमी ने धीमे स्वर में पूछा। उसके सवाल ने मेरे दिल की धड़कन और तेज कर दी। तभी बस के पीछे से खटखट की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। रवि ने घबरा कर गाड़ी रोक दी। हम दोनों डरते हुए पीछे उतरे। बस के पीछे का दरवाजा बंद था। कोई आवाज नहीं हो रही थी, सिर्फ सन्नाटा था और जंगल की भयानक खामोशी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। हमारी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। अचानक सामने से फिर वही सफेद साया दिखाई दिया। इस बार वह बस के ठीक सामने खड़ी थी। उसकी अंधेरी आंखें हमें घूर रही थीं। एक ठंडी हवा का झोंका आया। मेरी गर्दन के बाल सिहर उठे। वह सफेद साया धीरे धीरे बस के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मेरी सांसें थम गईं। रवि ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। सफेद साया दरवाजे के पास पहुंचा और धीरे से दरवाजा खटखटाया। एक खौफनाक आवाज गूंजी, मुझे भी नागौर ले चलो। रवि घबरा कर पीछे हट गया। मैंने अपने गले को साफ किया। आवाज थरथरा रही थी। ये कौन है?
वही जिसे तुमने लिफ्ट देने से इनकार कर दिया था। एक बूढ़े आदमी की आवाज पीछे से आई। मैंने पलट कर देखा। वह वही बुजुर्ग दंपत्ति थे, लेकिन अब पहले जैसे नहीं लग रहे थे। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उनकी आंखों में एक भयानक चमक थी। हम नागौर जा रहे हैं, औरत ने कहा। उसकी आवाज थरथराई हुई सी लग रही थी। और तुम हमें साथ लेकर जाओगे। पहले सफेद साया, अब ये दंपत्ति। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। रवि कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। सफेद साया दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने लगा। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। एक चीख निकलकर मेरे गले में ही अटक गई। सफेद साया धीरे धीरे बस में चढ़ने लगा। नहीं, मैं चिल्लाया, रवि कुछ करो। लेकिन रवि जम चुका था। उसकी आंखें डर से फैल चुकी थीं। सफेद साया पूरी तरह से बस में चढ़ चुका था। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं। वह मेरी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ वह जवान होती जा रही थी। अब वो एक खूबसूरत महिला थी, लेकिन उसकी आंखों में वही भयावह चमक थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी छुअन बर्फ जैसी ठंडी थी। मुझे नागौर ले चलो। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन उस मिठास में भी खौफ छिपा हुआ था। मेरे कुछ जवाब देने से पहले ही वह हवा में विलीन हो गई। बस में अचानक रोशनी आ गई। पीछे मुड़कर देखा तो वह बुजुर्ग दंपत्ति भी गायब हो चुके थे। रवि ने गाड़ी स्टार्ट की और बस को आगे बढ़ाया। मैं सन्नाटे में घूमता रहा। जंगल अब वैसा ही भयावह नहीं लग रहा था, लेकिन वो सफेद साया, ठंडी हवा का झोंका और वह आंखों की चमक, वो चीजें मेरे जहन में हमेशा के लिए छप चुकी थी। रवि का भी बुरा हाल था। बस बीकानेर पहुंच चुकी थी। कानेर। हम दोनों ही किसी से बात नहीं कर पा रहे थे। बस कंपनी के दफ्तर में रिपोर्ट लिखते समय भी मेरे हाथ कांप रहे थे। उन्होंने हमारी बात पर यकीन नहीं किया। थकान की वजह से मेरा दिमाग भी थक चुका था। जो हमारे साथ पिछली रात बीती थी, वह कोई भ्रम नहीं था। सोते समय भी मेरी आंखों के सामने वही सफेद साया नाच रहा था। वह महिला की आवाज भी मेरे कानों में गूंज रही थी। कुछ दिनों बाद एक अजीब खबर सामने आई। बीकानेर से नागौर जा रही एक बस जंगल के बीचों बीच गायब हो गई। उस बस में सवार कोई भी यात्री नहीं मिला। बस खाली पड़ी थी, जैसे उसे कोई अदृश्य ताकत उठाकर ले गई हो। खबर सुनकर मेरा खून जम गया। वह बस वही बस थी जिसमें हम सवार थे। क्या वह सफेद साया और वह बुजुर्ग दंपत्ति उस गायब हुई बस में सवार थे? उस घटना के बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैं अब रात में गाड़ी चलाने से डरता था, खासकर जंगल के रास्तों से। हर सफेद साए से, हर अजीब आवाज से मुझे वह भयावह रात याद आ जाती थी। कुछ साल बाद एक संत से मेरी मुलाकात हुई। उन्हें मैंने मेरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि जंगल में कई आत्माएं भटकती हैं, अधूरी इच्छाओं से बंधी हुई होती हैं। वह सफेद साया भी ऐसी ही किसी आत्मा का रूप था। उन्होंने मुझे एक मंत्र बताया जिसे रात में गाड़ी चलाते समय जपना होता है। वह मंत्र मुझे उस भयावह रूप से बचाने में तो नाकाम रहा, लेकिन अब कम से कम मुझे थोड़ा सहारा तो मिल गया था। मैं आज भी बस कंडक्टर हूं, लेकिन अब जंगल के रास्तों से जाने से बचता हूं। उस घटना की तस्वीर अब मेरे दिमाग से धुंधली हो चुकी थी। और मेरे साथ ये हादसा हुए बस कुछ ही साल बीते थे, शायद 3 या 4 साल। एक रात ड्यूटी के सिलसिले में मुझे फिर बीकानेर से नागौर जाना पड़ा। रात का वही वक्त था। हवा में वही सन्नाटा था और जंगल का वीरान रास्ता सामने था। मैं डर से थरथरा रहा था, लेकिन मजबूरी थी। रास्ते के बीच अचानक बस के पीछे से खटखट की आवाज आई। मेरा दिल धड़कर रह गया। मैंने रवि की तरफ देखा। उसका चेहरा भी डर से पीला पड़ चुका था। हम दोनों ने एक दूसरे को हिम्मत दी और धीरे से बस रोकी। सांस रोके हुए हम पीछे उतरे, लेकिन पिछले दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। कोई खटखटाहट नहीं हो रही थी, बस सन्नाटा था। तभी सामने से एक सफेद रोशनी आती दिखाई दी, जैसे कोई टॉर्च जलाकर सीधे हमारी तरफ आ रहा हो। हम दोनों पीछे हटे, डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। रोशनी पास आती गई और फिर हमने देखा कि सफेद साया कोई भूत नहीं था, बल्कि एक जवान लड़की थी। उसके हाथ में टॉर्च थी और चेहरे पर परेशानी के भाव थे।
क्या हुआ? हमने पूछा। वह लड़की घबराई हुई सी बोली, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मुझे नागौर तक लिफ्ट दे सकते हैं? उसकी आवाज में कोई भयावहपन नहीं था, बल्कि मदद की गुहार थी। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले रवि ने बोल दिया, नहीं, हम किसी को लिफ्ट नहीं दे सकते, हमें जल्दी पहुंचना है। रवि की बात सुनकर वह लड़की उदास हो गई। तभी मुझे वो संत की बात याद आई। हो सकता है यह कोई भटकती आत्मा ना हो, बल्कि सचमुच इसे मदद की जरूरत हो। मैंने रवि को रोका और उस लड़की से कहा, आप फिक्र मत करें, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लड़की ने सिर हिलाया और कहा, जी, बस मुझे नागौर पहुंचना है। मैंने रवि को देखा, वह अभी भी हिचकिचा रहा था, लेकिन आखिरकार मान गया। हमने उसे बस में बैठा लिया। पूरे रास्ते वह लड़की खामोश रही। नागौर पहुंचने से पहले उसने हमें धन्यवाद दिया और बस से उतर गई। उसके उतरते ही बस में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। मेरी रीढ़ के नीचे फिर वही सिहरन दौड़ गई, लेकिन इस बार उसमें वह डरावना एहसास नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। शायद उस रात हमने किसी भटकती आत्मा की मदद कर दी थी। शायद उसने अपनी अधूरी इच्छा पूरी कर ली थी और अब उसे शांति मिल गई थी। वो रात मेरे ज़हन में हमेशा बनी रहेगी, लेकिन अब वो सिर्फ एक भयावह सपना नहीं, बल्कि एक अनुभव है। एक अनुभव जिसने मुझे डर के साथ साथ दया और मदद का महत्व भी सिखाया। कुछ साल बीत गए, लेकिन वो रात और उस सफेद साए की याद मेरे जहन से नहीं गई। मैं अक्सर सोचता था कि वो लड़की कौन थी और उस जंगल में क्या हुआ था। एक दिन अखबार में एक पुरानी खबर पढ़ने को मिली, जिसमें बताया गया था कि 10 साल पहले उसी जंगल में एक बस हादसे में कई लोग मारे गए थे। उस खबर में कुछ तस्वीरें भी थीं, जिनमें से एक में वो सफेद साया नजर आई। मैं तुरंत उस जगह पर गया जहां उस लड़की को छोड़ा था। जंगल घना हो चुका था, लेकिन मुझे वो जगह पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं इधर उधर घूमने लगा, कुछ ढूंढने की उम्मीद में। तभी मेरी नजर रोड साइड पड़े एक पुराने सिक्के पर पड़ी। सिक्के पर उस लड़की की तस्वीर थी जिसे मैंने लिफ्ट दी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने सिक्का उठाकर देखा। सिक्के के पीछे लिखा था, तान्या 1994। 1994 वो साल था जब वो बस हादसा हुआ था। अब मुझे सब समझ में आ गया था। वो लड़की तान्या थी जो उस हादसे में मारी गई थी, और वो सफेद साया उसकी आत्मा थी जो मदद और शांति की तलाश में भटक रही थी। मैंने सिक्के को अपनी जेब में रखा और जंगल से बाहर निकल आया। मेरे मन में तान्या के लिए एक अजीब सी सहानुभूति थी। मैंने उस रात उसकी मदद करके शायद उसकी आत्मा को मुक्ति दिला दी थी। उस दिन के बाद मैंने जंगल में जाने से हमेशा के लिए मना कर दिया। मैं जानता था कि तान्या अब शांत हो चुकी है और मुझे अब किसी डर या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन मेरे जहन में तान्या की याद हमेशा के लिए अब भी जिंदा है। दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट करके बताएं, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और भयानक कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।